करियर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? करियर का मतलब हो गया आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र जो हम अपनी कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? अपनी कुंडली के 10वें भाव से कर्म को देखते हैं। लेकिन क्या ये जो कर्म है, ये सिर्फ हमारे प्रोफेशन को बताता है या संपूर्ण कर्म को बताता? क्योंकि जो लोग काम नहीं करते हैं, लाइक हाउस वाइफ्स हो गए, या बच्चे हो गए, या कुछ ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करते, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो क्या उनका प्रोफेशन कुछ भी नहीं है? उनका कर्म क्षेत्र कुछ भी नहीं है? है। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का अपना कर्म क्षेत्र है। एक हाउसवाइफ जो होती है वो घर को संवारती, बाकी अगर घर का कोई मेल मेंबर है, वो बाहर जाके पैसे को अर्न नहीं करता है, तो भी वो घर की किसी ना किसी काम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। और सबसे पहले कर्म का संबंध क्या होता है? कर्म का संबंध होता है कि एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा। अगर वो हैंडीकैप, पैरालाइज है, ठीक है, तो भी वो कर्म कर। क्यों? क्योंकि अगर आप सांसें ले रहे हो तो सांसों का लेना भी एक कर्म ही है। तो लेकिन हम आज के समय में दशम भाव को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन के हिसाब से देखकर समझते हैं कि हमारा प्रोफेशन क्या होगा। तो इसको अगर हम इस हिसाब से ना समझकर ऐसे समझे कि हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि प्रोफेशन को समझने अगर आप जाओगे तो उसके एक सूत्र नहीं है, मल्टीपल सूत्र हैं। और उन मल्टीपल सूत्रों में आपको बहुत सारे सूत्र पता भी है और बहुत सारे सूत्र आपको मिसगाइड भी करते हैं, या इतनी ज्यादा सूत्र हैं कि आपको लगता है कि हम क्या लगाएं। जैसे कि लग्न कुंडली से 10वां भाव, लग्न कुंडली से 10वें भाव पर बैठे हुए ग्रह, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली में से कौन सी कुंडली आपकी बली है? उससे 10वां भाव, उससे 10वें भाव पर बैठे हुए ग्रह। फिर हम शनि को लेते हैं। शनि क्या है? शनि कर्म कारक है। काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव पर शनि की राशि है। ठीक है। तो शनि को भी हम कैलकुलेट करते हैं कर्म से कि हमारा कर्म कौन सा होगा, किस तरीके का कर्म हमारा होगा। तो किस तरीके का कर्म यानी हमारा प्रोफेशन कैसा होगा, उसको भी हम शनि को ही, यानी शनि को केंद्र मानकर लग्न में शनि को बिठा दो। जिस जहां पर भी शनि आपकी कुंडली में है उसको लग्न में बिठा दो। उससे 10वें भाव से आप चेक कर लो कि आपकी कुंडली में 10वें भाव में कौन सी राशि, कौन सा ग्रह बैठा है। सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे और भी कुछ है। वो क्या है? वो ये है कि अब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में से, तीनों कुंडलियों में से जो भी बली कुंडली, उसमें से 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसको नवमांश कुंडली में जाकर के देखिए कि नवमांश कुंडली में वो किस नवमांश में बैठा है। नवमांश में बैठा यानी कि किसकी राशि में जाकर के बैठा है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली का 10वें भाव का लॉर्ड लग्न कुंडली से ही वहां पर मंगल की राशि। अब आप मंगल को जाकर नवमांश कुंडली में देखिए कि मंगल नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा, किस नवमांश में गया। अगर वो शुक्र के नवमांश में गया है, शुक्र के नवमांश में गया है, तो अगेन आप लग्न कुंडली में आकर के देखिए कि शुक्र की स्थिति कहाँ, कैसी है। तब बहुत सारे सूत्र हो गए। आप कौन कौन से सूत्र लगाएंगे? क्या इन सूत्रों को लगाना इतना आसान है? सिर्फ यही नहीं, फिर हम जब प्रोफेशन की बात और करते हैं तो आ जाता है हमारा D10 चार्ट।
10वां भाव हमारे संपूर्ण कर्मों को बताता है, और D10 चार्ट जो है वो भी हमारे संपूर्ण कर्मों को बताता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशन के विद रिस्पेक्ट उसको रखते हैं तो वो हमें बहुत सटीक जानकारी देता है कि हम किस प्रोफेशन की तरफ जा सकते। सिर्फ प्रोफेशन की तरफ ही नहीं जा सकते, बल्कि प्रोफेशन से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सब की सटीक जानकारी वो D10 चार्ट आपको। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक कोर्स आ रहा है। कोर्स मेरे 3 आ रहे हैं, जिसमें से एक BTR का कोर्स है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जहां पर हम आपके जन्म कुंडली का समय सही है या नहीं है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये 1 अप्रैल से आ रहा है। इसकी टाइमिंग 8:30 है, 12 सेशन है, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 3200 है। इसमें ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसमें किन किन तरीके से हम BTR करना सीखेंगे, और BTR करना क्यों इम्पोर्टेंट है। BTR करना एक एस्ट्रोलॉजर के लिए BTR का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कितने भी योगों के बारे में आप पढ़ लीजिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, कितने भी योगों के बारे में, कितने भी सूत्रों के बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप ये नहीं जान रहे हैं कि ये कुंडली जो आपके हाथ में है वो सही है या नहीं है, क्योंकि जो नेटिव आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आया है, आप उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी कुंडली देख रहे हैं, लेकिन उस नेटिव को भी नहीं पता है कि मेरी जो जन्म कुंडली मुझे बताई गई है, जो समय बताया गया है, वो कितना सटीक है, कितना सही है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ सकता है कि ये कितना सही है। तो इसमें किस किस तरीके से हम उसको लगा के देख सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म कितने हद तक सही है या नहीं है। नहीं तो आपकी प्रिडिक्शन कंप्लीट रॉन्ग चली जाएगी। कई बार आपके पास ऐसी कुंडली आएगी जो 28 डिग्री 29 डिग्री के पर होगी, या 1 डिग्री पे होगी, यानी कि उसकी जो लग्न होगी वो संधि पर होगी। फिर आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो जो लेकर आया हमें तो वही बताना है। नहीं, हमें वो नहीं बताना है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमें वो बताना है जो एक्चुअल में उसकी कुंडली में दिख रहा है, लेकिन वो हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास उसकी जानकारी। तो ये BTR का कोर्स है जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फिर प्रोफेशन का एक कोर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशन हम कैसे देखें। ठीक है, सर्विस होगा, जॉब होगा, धन योग है नहीं, जिस धन योग की हमने बात करी, धन योग सिर्फ इतना ही नहीं है, धन योग बहुत बड़ा है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के वेल्थ को कैसे समझेंगे, व्यक्ति का जॉब ऑफ नेचर या बिजनेस ऑफ नेचर क्या होगा, उसकी पहली जॉब कब लगेगी, फर्स्ट सैलरी कब होगी, प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, जॉब में जो चेंजेस आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, ठीक है, दशा के अकॉर्डिंग उसकी जॉब बदलेगी या नहीं बदलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होते हैं कि हम दशाओं के अकॉर्डिंग भी चीजों को बदलते हैं। जब हमारी दशा कोई आ जाती है, लास्ट दशा आती है, तो फिर हम किस तरीके से नई चीजों को करें या नहीं करें, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। ये 14 क्लासेस होंगी। ठीक है, MWF जो 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3200 है, लेकिन मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी जिन्होंने पहले मुझसे कोई भी कोर्स कर रखा होगा, उनके लिए 2700। फिर मेरा एक और कोर्स आ रहा है मैरिज का, कि मैरिज को हम कैसे प्रिडिक्ट करें, प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे देखें, टाइमिंग ऑफ मैरिज, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपका जो स्पाउस होगा उसका वेल्थ, लुक, नेचर कैसा होगा, आप अपने स्पाउस को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा, किस किस डायरेक्शन से मिलेगा। ठीक है, आपकी मल्टीपल मैरिजेस हैं, सेकेंड मैरिज है, ठीक है, डिस्प्यूट है, डिले है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, इसको कैसे समझेंगे, डिले है तो कितना डिले है, डिस्प्यूट ही रहेगा या सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे या हमारा डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स तब होगा जब सेकंड मैरिज आपकी आज के समय में, पहले तो आप और एक पर्टिकुलर समाज में, ठीक है, कि वरना आप दो दो तीन तीन शादी भी अलग समाज और धर्म में की जा सकती है, लेकिन हम अपने हिंदू समाज की बात कर रहे हैं कि जब तक आपका डिवोर्स नहीं होगा आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते। तो मैच मेकिंग की जो वेरियस जो टेक्निक्स है, मैच मेकिंग सिर्फ वो नहीं है जो आपने गुण मिलान कर लिया। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पास जो चार्ट है
वो एक्चुअल में वो एक दूसरे के लिए है। ये भी सूत्र है। आप कैसे पता लगाओगे कि दो लोगों का जो चार्ट आपके पास आया है, वर और वधु का चार्ट कोई लेकर के आया है, आप कैसे पता लगाओगे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? सृष्टि कहते हैं, हम तो सिर्फ उसे समझ रहे हैं, लेकिन उसका भी सूत्र है कि आप एक नजर में देख करके बता दोगे कि नहीं इनका विवाह होगा। कई बार दशाएं ऐसी होती हैं जहां आपका विवाह आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप मिस कर देते हो और आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है कि इस दशा में तो मैंने बोला था सप्तमेश की दशा चल रही है, ठीक है, शुक्र की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, सप्तम भाव से रिलेटेड ग्रहों की दशाएं चल रही है, और गुरु और शनि का ट्रांजिट भी है, जो सूत्र आपको पता है, उसके बावजूद भी विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उससे और एक मेजर जो सूत्र है वो आपने मिस, जो आपको ये बताता है विवाह होगा या नहीं होगा, दशा से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि D9 चार्ट में जो सूत्र लग रहे हैं उनको आपने मिस कर, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले सबसे बड़ी बात है विवाह होगा या नहीं होगा, उन सबसे बड़ी बात है प्रॉमिस ऑफ, कि अगर विवाह की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर प्रॉमिस ही नहीं है मैरिज में तो किस तरीके से, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स लगा करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किन किन टेक्निक से मैरिज के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 14 क्लासेस हैं और ये 1 मई से क्लास स्टार्ट होगी। जो मेरे अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए 3200 है, और बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने आज तक मेरे साथ कोई कोर्स नहीं किया उनके लिए 4000। अब इन सब के अलावा आप सबके लिए एक ह्यूज डिस्काउंट है, 2300 का फ्लैट डिस्काउंट है, जो मेरे तीनों कोर्सेस लेता है, ठीक है। BTR का 3200, प्रोफेशन का 3200, मैरिज का 4000। चाहे वो जिन्होंने मुझसे पहले कोई कोर्स किया है या नहीं किया है, उन सब के लिए फ्लैट डिस्काउंट है, वो 8100 पे करके ये तीनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं कि ये आपको किस, ये इस पेमेंट नंबर कैसे पे करनी? आप, हाँ इस नंबर पे आप जीपे, पेटीएम और फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, बाकी बैंक डिटेल्स है, अगर आप में से किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी आपके साथ ये डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि D1 चार्ट की कोई वैल्यू नहीं है, D1 चार्ट को कोई भी सुपरसीड नहीं कर सकता। ये बात तो आप समझिएगा कि आपने, मैंने D10 चार्ट बोल दिया तो D10 चार्ट की तरफ ही आप बैठ जाएं और D1 चार्ट को इग्नोर कर दें, नहीं। D1 चार्ट के बगैर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। D1 चार्ट में जो भी सूत्र आपको पता है प्रोफेशन को लेकर या XYZ किसी भी चीज को लेकर, हम यहाँ से प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, धन की भी बात करेंगे, तो उसके जो भी सूत्र हैं उन सूत्रों का रिपीटेशन, उन सूत्रों का कॉम्बिनेशन D10 चार्ट में या उसके विद रिस्पेक्ट जो भी चार्ट है, ठीक है, वहां जाकर के देखिए। अब थोड़ा सा D10 हाउस को और समझते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, सिर्फ इतने ही सूत्र नहीं है जितने मैंने आपको बताया, कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस पे आते हो तो ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है कि हमें लगता है अब हम किन किन चीजों को देखें और कैसे। फिर इसके बाद हम थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं कि 10वां भाव ही क्यों, 10वां भाव ही क्यों हमारे प्रोफेशन को बताता है या हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है, कि हम कौन से कर्म करें और उन कर्मों को करके धन अर्जित करें। कोई भी कर्म अगर हम करना चाहते हैं तो हमारा पहला मोटिव क्या होता है? धन आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, करेक्ट है। आज के समय में हम आज की बात करें तो 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण का भाव है, करेक्ट है। 10वां भाव हमारी केंद्र में सबसे बली भाव है,
10वां भाव जो है वो उपचय भाव है। उपचय भाव आप सब लोगों को पता होगा कि जो उपचय भाव होता है, कौन सा, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये उपचय तब बनता है जब 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो राहु केतु ही क्यों ना हो, तब ये उपचय भाव बनता है। उपचय भाव का अर्थ क्या है? उपचय भाव का अर्थ है समय के साथ वृद्धि हो, समय के साथ वृद्धि हो, किसी भी चीज की वृद्धि। कर्म क्या होते हैं हमारे? कर्म भी समय के साथ हमारे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ऑल ओवर कर्मा की बात हूँ। तो ये उपचय तब बनता है जब आपके 10वें भाव में कोई ग्रह हो। अदरवाइज 3, 6 और 11 त्रिषणाय बन के रह जाता है, फिर वो उपचय में नहीं आता। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो फिर 3, 6 और 11 त्रिषणाय बन के। तो ये 10वां भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां भाव सिर्फ हमारे प्रोफेशन के कर्म क्षेत्र को लेकर ही इंपॉर्टेंट नहीं, 10वें भाव की दशा में लोगों की मृत्यु भी हो जाती। ठीक है, तो 10वें भाव की दशा में मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि हमारे सारे कर्मों का अंत हो गया, अब हमें कोई भी कर्म करने नहीं है। ठीक है, तो ये जो अर्थ त्रिकोण का केंद्र मानिए, इसको पहला भाव मान नहीं लीजिए, ये होता ही है पहला। और इसके ट्राइन में कौन कौन से भाव आते हैं? अर्थ त्रिकोण कौन कौन से भाव हो गए? 10वां भाव, दूसरा भाव, छठा भाव। ठीक, दूसरा भाव और छठा भाव। दूसरा भाव जब हम 10वें भाव को केंद्र में रखें, केंद्र का मतलब पहले भाव में, या 10वें भाव से दूसरे भाव की गिनती करेंगे तो दूसरा भाव क्या होता है? 10वें से पंचम होता है। पंचम क्या होता है? पंचम हमारी बुद्धि और विवेक। जैसे लग्न से पंचम हम बुद्धि देखते हैं, ऐसे ही 10वें से पंचम हम क्या देखते हैं? कर्म क्षेत्र की बुद्धि। क्या देखते हैं? आपके कर्म क्षेत्र की बुद्धि। आप अपने कर्म किस हिसाब से करोगे? अगर हम दूसरे भाव की सर्जरी करें, दूसरे भाव को बहुत एनालिसिस करें, तो हम क्या पाएंगे? दूसरा भाव क्या है? धन का भाव, वाणी का भाव है, भोजन का भाव है। ठीक है, संस्कारों का भाव है, आपकी अर्ली एजुकेशन का भाव। इसके अगर हम सिग्निफिकेंस देखने जाएं तो कम से कम मैं बोल रही हूँ सैकड़ों सिग्निफिकेंस। लेकिन मेजर अगर हम प्रोफेशन और मनी के विद रिस्पेक्ट लेते हैं तो ये क्या है? धन भाव। कर्म करके ये वो भाव है कि आप अपने कर्म में कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ये दूसरा भाव बताएगा। लेकिन अगर हम कर्म से पंचम को देखें तो वो अष्टम हो जाता है। समझिएगा इस बात को, ये थोड़ी डेप्थ है। मोस्टली चार्ट में आप देखेंगे कि अगर 10वें भाव का स्वामी पंचम में चला जाता है तो ये क्या हो जाता है? राजयोग हो जाता है। लेकिन इसी योग में बहुत सारे लोग विदाउट वर्क भी हो जाते हैं, ये भी समझिएगा। बिना काम के कितनी कोशिश करते हैं मगर वो अपना कर्म नहीं करते। तो कर्म की बुद्धि, आपका कर्म कैसा होगा ये कौन बताएगा? ये दूसरा भाव बताएगा। आपके कर्म करने के बाद धन का संचय होगा या नहीं होगा, ये दूसरा भाव बताएगा। 11th हाउस जो है वो क्या है?
इनकम का भाव है, कर्म का लाभ। कर्म का लाभ 11th हाउस है, लेकिन कर्म के लाभ से आप कुछ एक्यूमुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे उसे। अच्छा, और चीज क्या है, जो दशम भाव है वो प्रेजेंट है। आज, आज आप क्या कर रहे हो, दैट इज 10th हाउस। सेकेंड हाउस जो है वो पणफर में आता है, ठीक है। पणफर क्या होता है, फ्यूचर। पणफर के जो भी भाव हैं वो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। और छठा भाव किस में आता है, अपोक्लिम में। और अपोक्लिम क्या होता है, पास्ट होता है। तो जब जब हम फर्स्ट सैलरी की बात करते हैं या हमारे जॉब की बात करते हैं और वहां पर 10वें और दूसरे का संबंध आता है, तो हम कहते हैं अच्छी जॉब लगी, अच्छा इंक्रीमेंट होगा। छठा भाव भी आपके अर्थ त्रिकोण में आता है, मगर ये छठा है और पास्ट को दिखाता है। पास्ट मतलब आपके पूर्व जन्म को दिखाता है। तो यहां पर आपके को अच्छी जॉब मिलेगी, स्ट्रगल मिलेगा, जॉब तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन रोग ऋण और शत्रु है ये। रोग ऋण और शत्रु, और ये पास्ट को दिखाता है। तो क्या इस समय जो आपका एक्युमुलेशन होगा धन का, या जो आपकी जॉब लगेगी, वो कहीं कोई पीड़ा लेकर तो नहीं आएगी, परेशानी लेकर के तो नहीं आएगी। धन का एक्युमुलेशन 10वें भाव से किया गया कार्य, दूसरा भाव कर्म की बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। हम हमेशा सिर्फ 10वें भाव को लेकर के प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है, 10वें भाव में जो राशि है, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप किसी के बड़े कर्म की बात करते हैं, और दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव आपके धन योग में भी आता है, दूसरा भाव आपके धन योग में भी आता है। तो जब आपके पणफर की का कॉम्बिनेशन 10वें भाव से बनता है, पणफर कौन कौन भाव हो गए, आपका दूसरा भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, और कौन सा हो गया, अष्टम भाव हो गया, और 11वां भाव हो गया। तो जब ये पड़फर भाव मिलते हैं 10वें भाव के साथ, तो इतनी वेल्थ आती है, इतनी वेल्थ आती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दीदी फिर समझ, एक छोटी रिपीट करिएगा। जब पड़फर भावों का संबंध होता है दूसरा, पंचम, अष्टम और 11वां भाव, ये जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, नवम भाव को भी हम क्या लेते हैं, नवम भाव को भी लक्ष्मी भाव लेते हैं, लेकिन जो अष्टम भाव है दूसरे का धन, दूसरे का धन, अचानक से प्राप्त होने वाला धन, अन अर्न मनी, आपके कोई पूर्वज, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अचानक से लॉटरी लग जाना, ट्रेडिंग में पैसा कमा लेना, शेयर मार्केट में बड़ा आपका, आपने पता चला 2 लाख का शेयर खरीदा और वो 20 करोड़ का हो गया, या जितने भी करोड़ का हो गया कुछ समय बाद, तो ये क्या है, ऐसी वेल्थ। इसमें अगर 10वें भाव का संबंध हो तो आपको अनलिमिटेड मनी देता। तो प्रोफेशन को जब हम देखते हैं, तो प्रोफेशन में, प्रोफेशन इट्स डिफरेंट थिंग। प्रोफेशन को भी प्रेडिक्ट कर पाना कोई मजाक की बात नहीं है आज के समय, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोफेशन, हमें पता ही नहीं है
कितने तरह का जॉब ऑफ नेचर है, या कितने तरह की जॉब ऑफ एजुकेशन है, कि सॉरी नेचर ऑफ एजुकेशन है, कि आप क्या पढ़ाई करोगे और कौन सी पढ़ाई करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिले। लेकिन उस जॉब को पाने के बाद क्या आप उतना धन भी इकट्ठा कर पाओगे, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगेन वही बात है कि हम कोई भी जॉब क्यों करना चाहते हैं, हम कोई भी जॉब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें पैसा मिले, उससे बहुत सारा अर्थ मिले। सर्विस हम क्यों करना चाहते हैं, छठा भाव वो भी अर्थ त्रिकोण में ही आता है। तो इसको समझने के लिए अगर हम सिर्फ प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशन के अपने एक कुछ स्पेसिफिक सूत्र हो, कि आप डॉक्टर बनेंगे तो उसके सूत्र क्या है, इंजीनियर बनेंगे तो उसके सूत्र क्या है, लॉयर बनेंगे तो क्या है, जज बनेंगे, लॉयर के बाद आप जज बन सकते हैं या नहीं, डिजाइनर बनेंगे, ब्यूटिशियन बनेंगे। हमारे पास कितने 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस, 27 नक्षत्र और 12 हाउसेस। लेकिन ये अपने आप में पूरा यूनिवर्स है, इनको ही समझ पाना बहुत मुश्किल। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारा जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि दूसरे भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, दूसरे भाव को प्रभावित करने वाला कोई भी ग्रह आपको धन देता है। करेक्ट, बिल्कुल सच है। लेकिन धन आने के बाद धन चला जाएगा, टिक जाएगा, रुका रहेगा, या आएगा तो, और आने के बाद फिर थोड़े दिनों बाद हम उसका कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर क्या होगा। जिस तरीके से हम लग्न कुंडली से दूसरे भाव को देखते हैं, 10वें भाव को देखते हैं, उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चंद्र कुंडली से भी दूसरे भाव और 10वें भाव को देखें। किसके लिए? स्पेशली धन के। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे ऊपर कौन सी कुंडली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रही है, वो लग्न कुंडली डाल रही है या चंद्र कुंडली। चंद्रमा से क्यों देखना है? इंदु लग्न का नाम आपने सुना होगा कि इंदु लग्न हम बनाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में, दूसरी राशि में ही उच्च का होता है। ठीक है, तो चंद्रमा से आपको जिस तरीके से लग्न में हम सूत्र लगाते हैं, उसी तरीके से चंद्रमा से यानी चंद्र लग्न से भी हमें इन सूत्रों को लगाना। अब अगर हम नवमांश कुंडली का रोल समझते हैं कि नवमांश कुंडली का रोल क्या हो गया, तो नवमांश कुंडली में भी आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड अगेन वही बात है कि हमारी जो मेरा वेल्थ का एक्यूमुलेशन होगा, मैं वेल्थ कैसे रखूं, मेरे पास होगी या नहीं होगी, उसको जाकर के आप एक नजर में नवमांश कुंडली में देख सकते हैं कि नवमांश कुंडली में वो किसके नवमांश में गया है। जब हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो कौन कौन से साइन आते हैं? 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण में। ये अर्थ त्रिकोण के जो साइन है, ये कैसे साइन है? स्थिर है। लक्ष्मी कैसी अच्छी लगती है? स्थिर अच्छी लगती है, चलायमान तो नहीं, आई और चली गई। तो अगर हमारे सेकंड लॉर्ड जो भी है, वो अगर नवमांश कुंडली में टॉरस साइन में गया है, बहुत अच्छी बात है। वीनस से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत अच्छी बात है। वर्गो साइन में गया है, बहुत अच्छी बात है। वीनस मरकरी और जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत अच्छी बात है।
मकर साइन में कैप्रिकॉन में गया है, यानी ये अर्थ त्रिकोण के साइन में गया है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके धन को लेकर के बात कर, तो अगर आपका सेकेंड लॉर्ड सेकेंड, 6 और 10 साइन में गया है नवमांश कुंडली में, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन कि आप अपने जीवन में धन एक्युमुलेट कर पाओगे। लेकिन मान लीजिए ये सेकेंड साइन में तो गया, नवमांश कुंडली में ये सेकेंड साइन में तो गया, लेकिन शुक्र की स्थिति, वीनस की स्थिति आपके लग्न चार्ट में अच्छी नहीं है, यानी वो डेबिलिटेटेड है, पीड़ित है, या नीच भंग में है, नीच में है, और उसका नीच भंग नहीं है, तो इसी शुक्र की दशा में ही आपका धन का नाश होगा। इसी शुक्र की दशा में ही धन का नाश। मैम अगर लग्न में पीड़ित है तो? यस, हमारा एक, जब हम आप सबने सुना होगा कि आप अपने व्यवसाय का चयन कैसे करेंगे, आप अपने प्रोफेशन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो आप जाकर के देखिए कि दशम भाव में जो राशि पड़ रही है उसका स्वामी नवमांश कुंडली में किस साइन में गया है। ठीक है, फिर आप जाकर के देखते हैं कि नवमांश कुंडली में मेरा जो, मान लीजिए शुक्र मेरे दशम भाव का स्वामी है और वो जाकर के 8 नंबर राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमने अगेन उसको क्या देखा है कि 8 नंबर राशि में तो बैठा है, इसका मतलब मैं किससे काम कर सकता हूँ, मंगल से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, 8 नंबर राशि से भी रिलेटेड काम कर सकता हूँ। ठीक है, 8 नंबर राशि से भी रिलेटेड काम कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं लग्न कुंडली में आया और मैंने देखा मेरा मंगल तो डेबिलिटेटेड है लग्न कुंडली में, और या वो पापकर्त्री में है, पीड़ा में है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ग्रहों की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, या किसी, जितने भी सूत्र हम पढ़ते हैं या हम रील्स देखते हैं, किसी भी चीज को, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं भी रील्स बनाती हूँ, लेकिन वो क्या है, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन। और हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या सोचते हैं कि मेरे दूसरे भाव का स्वामी उच्च का हो गया तो आप ऐसा कर लीजिए। आप उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ किस किस मायने में देखना चाहते हैं, मतलब नवमांश कुंडली में जाकर के आप जब ग्रहों की स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है। और सारे के सारे, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ कि सारे के सारे क्लासिक्स में राशि के बारे में बताया गया है, भाव के बारे में नहीं बताया गया। भाव के बारे में आप तब बिल्कुल एक्यूरेट इस बात को समझिए जब आपको ये श्योरिटी हो कि आपके हाथ में जो चार्ट है वो 100% टाइम वाइज करेक्ट है, वरना भाव के भी अपने सूत्र हैं। लेकिन क्लासिक्स में जितनी भी सूत्रों के बारे में बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ राशि बेस, यानी किसके नवमांश में गया है, किसके दशमांश में गया है। ठीक है, इस तरीके के सूत्रों की बात होती। तो जब हम अब अगेन उसी बात पर आते हैं कि 10वां भाव और दूसरा भाव, हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारे पास धन इकट्ठा। तो धन इकट्ठा होना और कर्म करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग भी। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है, आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम चीजें भी कर सकते हैं, कि आपके 2-3 प्रोफेशन हो। अगर दूसरे भाव में, समझिए, अगर दूसरे भाव में आपके ज्यादा ग्रह हैं तो दूसरा भाव क्या हो गया, आपके 10वें भाव की बुद्धि हो गई।
10वें भाव के विद रिस्पेक्ट दूसरा भाव आपकी बुद्धि हो गई, सोचने की क्षमता हो गई, स्किल हो गई। दूसरे भाव में बैठ, हेलो, यस, अगर दूसरे भाव में कुछ होगा ही नहीं तो? कि दूसरे भाव का स्वामी भी तो कहीं जाके बैठा होगा। हाँ हाँ, ओके गॉट इट। तो दूसरे भाव में अगर ज्यादा ग्रह है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कमाने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते, मतलब ये कहाँ से आया, ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि दूसरे भाव में अगर मल्टीपल ग्रह हैं तो आपके पास धन आता रहे? इसका दूसरा भाव एजुकेशन का भाव भी है। अच्छा, अब आप इसको ऐसे समझिए कि दूसरा भाव एजुकेशन का भाव हम बोलते हैं संस्कारों का भाव, लेकिन जब आप एनालिसिस करने की बात करते हैं, पीएचडी लेवल की बात करते हैं, रिसर्च लेवल की बात करते हैं, तब दूसरे भाव का भी रोल आता है। दूसरे भाव का स्वामी और गुरु का संबंध, शुक्र या गुरु का संबंध, काल पुरुष कुंडली, पीएचडी और या हायर लेवल की जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कौन सा भाव देखते हैं? नवम भाव देखते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र और गुरु का संबंध दूसरे भाव या भावेश के साथ हो, तब आप हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं, पीएचडी लेवल की बात कर सकते हैं, रिसर्च लेवल की बात कर सकते हैं, आप उससे कमाने की बात कर सकते हैं। तो दूसरे भाव में अगर ज्यादा ग्रह हैं तो ये आपको क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आप धन कमाने के लिए ऑलवेज एक्टिव रहते हो। आपकी बुद्धि जो है अर्थ के लिए, फ्यूचर, सेकंड भाव मैंने क्या बताया? पढ़ फ्यूचर में प्लान करते रहते हो। अच्छा, अभी ये मैंने सीख लिया, अब मैं ये सीखूंगा, अब मैं वो करूंगा, और उसके बाद मैं इससे पैसा कमाऊंगा। इसलिए दूसरे भाव में बैठा हुआ हर ग्रह आपको पैसा देता है, धन देता है। इसका लॉजिक ये है। लेकिन अगर यहां पर नीरस ग्रहों का संबंध है, समझिएगा इस बात, ऐसा नहीं कि दूसरे भाव में बैठा हुआ हर ग्रह आपको पैसा दे, नीरस ग्रहों का संबंध है, दूसरे भाव का स्वामी भी सेपरेटिव ग्रहों के संबंध में है, तो आप ऐसे चार्ट उठा के देखिएगा कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर आप बोलेंगे अरे कुंडली में तो धन योग है, कुंडली में तो धन योग है, फिर ये कहाँ चला गया? फिर ये इंसान कमा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम आधी अधूरी नॉलेज के साथ चार्ट को का प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। दूसरा भाव जब धन को बताता है तो हम वहां पर किन किन चीजों को छोड़ देते हैं? हम ग्रहों को छोड़ देते हैं, हम राशि को छोड़ देते हैं, हम दूसरे लॉर्ड को छोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर वहां पर आपके छठे भाव का स्वामी आकर के बैठ जाए, कोई भी, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट आपको नहीं बताने वाली, मुझे लगता है हर कोई ये सब समझता है जो मैं बता रही हूँ। दूसरे भाव का स्वामी आकर के आप दूसरे भाव में छठे भाव का स्वामी आकर के आप बैठ जाए, और दूसरे का लॉर्ड भी किसी सेपरेटिव ग्रह के साथ हो, फिर और कुंडली में धन योग भी है, तब आप कहोगे अरे धन योग तो दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं, धन योग है तो उसका भी प्रॉमिस पूरा होगा, लेकिन आप इस बात को समझिए, और 10वें भाव पे कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ना हो तो व्यक्ति की कर्म की बुद्धि में नीरसता आ गई है, रुकावट आ गई है, और जो बुद्धि का लॉर्ड है वो भी सेपरेटिव ग्रहों के साथ बैठा है, कुछ करना ही नहीं चाहेगा, उसका माइंड कर्म करने के लिए, अर्थ कमाने के लिए एक्टिव ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? उसका माइंड कर्म करने के लिए एक्टिव ही नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपकी 5 नंबर की लग्न है, दूसरे भाव में जाकर के शनि बैठ जाए, और बुध कहाँ जाके किसके साथ संबंध बना ले? राहु केतु के साथ संबंध बना ले, सेपरेटिव ग्रह है।
12वें के लॉर्ड के साथ संबंध बना ले, 12वां भाव का स्वामी जो होता है उसके अंदर भी सेपरेशन होता है। तो ऐसा व्यक्ति सोच ही नहीं पाएगा कि मैं कर्म क्या करूं। शनि क्या है, वैसे भी डिले है। 6 नंबर की राशि क्या हो गई, डुअल साइन की हो गई। एक तो डुअल साइन आ गया, ऊपर से डिले, नीरस ग्रह आकर के बैठ गया, छठे का स्वामी आके बैठ गया, बुध जाकर के केतु के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। थोड़ा चार्ट लगा के बताएगा तो और अच्छा रहेगा दीदी। बताऊंगी, आप लोग आगे इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो वो सब भी बताऊं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सिर्फ दशम की बात करते हैं कि प्रोफेशन क्या होगा, कर्म क्या होगा, तो कर्म को समझने के लिए आपको दूसरे भाव के स्वामी को भी देखने की बहुत आवश्यकता है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, कौन सी एजुकेशन, जो सर्टिफाइड एजुकेशन है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपको डिग्री मिलती, नो डाउट उसको हम कहां से देखते हैं, उसको हम चौथे और पांचवे से देखेंगे कि आपकी एजुकेशन कैसी हो। लेकिन आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, मगर उनके पास पैसा बहुत है। तो एजुकेशन का पैसे से, प्रोफेशन से, कर्म क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, और है भी देश काल पात्र। बिजनेस करने वाले अगर आप मारवाड़ी समाज में देखिए या और दूसरे समाज में भी देखिए, जहां पर वो दूसरा भाव और 10वें भाव का संबंध होता है, तो क्या कहते हैं कि व्यक्ति क्या करेगा, अपने घर का काम करेगा। दूसरा भाव कुटुंब है, 10वां भाव आपका कर्म है। व्यक्ति अपने कुटुंब के, परिवार के कर काम में आगे आ जाएगा, उसको आगे लेके जाएगा। 10वां भाव प्रेजेंट है, दूसरा भाव फ्यूचर है। 10वां भाव प्रेजेंट है, दूसरा भाव फ्यूचर है। तो मैं उस कर्म को आगे लेकर जाऊंगा, फ्यूचर में लेकर जाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, उससे धन कमाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन, जब हम प्रोफेशन, एजुकेशन और वेल्थ की बात करते हैं, तो डीप चीजों को समझना भी जरूरी है कि कुंडली में एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते। सिर्फ सीधे सीधे आप सूत्र लगाएंगे तो कई बार वो सूत्र आपके लगेंगे और कई बार नहीं लगेंगे। मान लीजिए कि दूसरे भाव के स्वामी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, दूसरे भाव में सेपरेटी ग्रहों का संबंध है, यानी कि आपके कर्म की बुद्धि ही अच्छी नहीं है, तो आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, चतुर्थ और पंचम अच्छा होने के बावजूद भी आप कर्म करके कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। ये आप एक नहीं किसी भी चार्ट में देख लीजिए। इसीलिए दूसरे भाव को सेविंग का भाव कहते हैं। चौथे भाव का 11वां भाव है ये दूसरा भाव, यानी कि सुख का गेन, सुख का गेन है, करेक्ट है। तो आपको चतुर्थ से 11वां, आपको सुकून, सुख मिलेगा या नहीं, कहां से गेन होगा, आपके सुख का, मेंटल पीस का जो गेन है वो कहां से होगा, दूसरा भाव। हमारा मन कब खुश होता है, जब बैंक में बहुत पैसा होता है, जब परिवार बड़ा होता है। दूसरा भाव कुटुंब है, ठीक है, या तो पैसा अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लोगों का साथ अच्छा हो, इनकम अच्छी हो, तो दूसरा भाव बहुत बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोफेशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो। इसको इग्नोर करके आप किसी के प्रोफेशन की स्ट्रेंथ को नहीं बता सकते हैं कि अगर आप इसको छोड़ दें और फिर उसके बाद किसी के कि लंबी का आप कितना लंबा कर पाएंगे कोई भी काम। आप अपनी सोच को कर्म के लिए की गई सोच को, आपके प्रोफेशन की सोच कितनी बड़ी आप कर सकते हैं, दैट इज अ सेकेंड। क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, और बिना प्लानिंग के आप कोई अच्छा कर्म नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें साथ साथ चल। अब इस चीज को सेकेंड और 10th हाउस का लॉर्ड जिस भी राशि में बैठा, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए। एक स्नैपशॉट टेक्निक है कि अगर मान लीजिए आपको इंस्टेंट समझना है कि किसी का प्रोफेशन या किसी के जीवन में कैसे पता लगाएंगे कि क्या काम कर सकता है, तो दूसरे भाव और 10वें भाव का संबंध देखिए। दूसरे भाव और 10वें भाव का संबंध, 10वां भाव आपका कर्म हो गया, दूसरा भाव आपका अर्थ हो गया, यानी कर्म से किया गया पैसा, कर्म में लगाई गई बुद्धि। इन दोनों लॉर्ड का संबंध जिस भी भाव या राशि से हो जाए, या तो इनकी युति हो जाए या तो इनका एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो जाए। कभी कभी ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ना दृष्टि संबंध मिलेगा ना ही आपको युति मिलेगी। फिर कैसे हम देखेंगे? फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर का मतलब, मान लीजिए कि कोई दूसरे भाव का स्वामी मंगल की राशि में बैठा हो, मंगल की राशि में बैठा हो और 10वें भाव का जो स्वामी है उसको मंगल दृष्ट कर रहा। एक ग्रह को कोई दृष्ट कर रहा है और एक ग्रह के साथ कोई बैठा है, तो ये कॉमन फैक्टर होता है। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी दोनों के दोनों चर राशि में बैठे हो, तो चर राशि आपको क्या बताती है? मूवमेंट के बारे में बताती, बदलाव के बारे में बताती। कोई ऐसा कर्म जिसमें आप के जीवन में बदलाव होता है। आप ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं पाएंगे जो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो, कि आप बस आपने एक जगह, एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, नहीं होगा आपसे, आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये दोनों के दोनों ये बता रहे हैं कि आपका कर्म और आपके कर्म की सोच कहाँ है, वो स्थिर नहीं है। वो कुछ ऐसा काम चाहती है जहां पे कंटिन्यू चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव हो, क्रिएटिविटी हो, नयापन हो। दूसरे भाव में अगर आपके फास्ट मूविंग प्लैनेट है, चर राशि है, फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन से हो गए? चंद्रमा हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, तो आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाएंगे जो एक जैसा। आपको हर रोज अपने काम में कुछ बदलाव, कुछ नयापन चाहिए, वरना आप बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, उस काम को कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग ही अपने काम को बदलते रहते हैं। फिर हम कहते हैं अरे ये आदमी हर थोड़े दिनों में अपना काम बदल देता है। तो ये ज्योतिष जो है हमें उस चीज को समझने का,
कि समझ देती है कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 10वां भाव या 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके प्रोफेशन को नहीं बताता है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोफेशन को बताते हैं। हम सिर्फ भाव और ग्रह पर डिपेंडेंट है नहीं, उस भाव में कौन सी राशि आ रही है, उस ग्रह पर और किन किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, और उससे कहीं ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या वो ग्रह बल लेके बैठा है, स्ट्रेंथ लेके बैठा है, नवमांश कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है, आपके 10वें लॉर्ड की क्या पोजीशन है, सेकंड लॉर्ड की क्या पोजीशन है, और सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या है, दशा। जब हम प्रोफेशन या एजुकेशन की बात करते हैं या वेल्थ की बात करते हैं तो आप सारे सूत्र एक तरफ, दशा एक तरफ, कि दशा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जब आप एजुकेशन के बारे में कोई सवाल कर रहे हैं तो एजुकेशन के समय में आपके कौन से लॉर्ड्स की दशा चल रही है, क्या वो 4th या 5th भाव या भावेश से रिलेटेड ग्रहों की दशा चल रही है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या वो 4th और 5th भाव या भावेश या कारक, कारक, ठीक है, उनसे रिलेटेड ग्रहों की दशा चल रही है या वो ग्रह उनके नक्षत्रों में है। संबंध मैंने क्या बोला कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है वो 9 प्लैनेट 12 हाउस 12 साइन 27 नक्षत्र पे डिपेंड, तो आप नक्षत्र को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे कि संबंध नहीं मिल रहा है, संबंध मिलता है। अगर उनसे रिलेटेड ग्रहों की दशाएं नहीं चल रही हैं, वो ग्रह स्ट्रेंथ में नहीं है, तो फिर प्रोफेशन क्या बताओगे आप मान लीजिए किसी 5-10 साल के बच्चे का चार्ट आपके पास आया, क्योंकि एजुकेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है बच्चों के चार्ट में ही एजुकेशन को प्रिडिक्ट करना सबसे बेटर काम है। तो आप कैसे बताओगे कि भाई बच्चा जो है उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं, या बच्चा अच्छी एजुकेशन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। दूसरा भाव, चौथा भाव और पंचम भाव, इनिशियल एजुकेशन हमारी जो कॉलेज तक ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो अगर यही अच्छी नहीं है, ये आपके चतुर्थ पंचम भाव भावेश जुपिटर और मरकरी की नहीं है या इनके नक्षत्रों की नहीं है, तो फिर आप क्या बताओगे। या टेक्निकल एजुकेशन लेनी है, टेक्निकल एजुकेशन लेनी है और टेक्निकल प्लैनेट, टेक्निकल प्लैनेट वीनस मार्स सन, ये सब भी आपके पंचम भाव पंचमेश से संबंध नहीं बना रहे हैं, तो क्या व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, मान लीजिए आपके पास कुंडली आई और 10 साल का बच्चा है और आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के क्या सूत्र होते हैं, कुंडली में हम कैसे देखें, कैसे देखें कि जातक या जातिका की कुंडली में डॉक्टर बनने के योग है या नहीं। क्या हम यही देखते रहेंगे कि आपका जन्म कुंडली से 10वें भाव का स्वामी, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी, सूर्य से 10वें भाव का स्वामी, अब नवमांश कुंडली में जाकर के देखिए कि ये नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है, फिर उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में किस पोजीशन में बैठा है। देखिए ये बहुत लंबी चीज है, इन सबसे चीजें प्रेडिक्ट होती हैं, लेकिन हर चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो प्रोफेशन हो,
चाहे वो मैरिज हो, इन सब के लिए कुछ स्पेसिफिक सूत्र हैं। क्योंकि नवमाज कुंडली से एजुकेशन भी देखते हैं, प्रोफेशन भी देखते हैं, मैरिज भी देखते हैं, बच्चा भी देखते हैं, धर्म भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो आप इतना कैसे सेग्रीगेट कर पाओगे कि मैं नवमाज में कौन से सूत्रों को मैं पिक करूं? उनके लिए हर चीज के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक सूत्र होते हैं। राशियों की अपनी विशेषता होती है, भावों की अपनी विशेषता होती है, चाहे वो कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। और प्रॉमिस, सबसे पहले तो चार्ट में किसी भी सवाल का जवाब होना चाहिए। जवाब मतलब प्रॉमिस होना चाहिए। अगर वो प्रॉमिस नहीं है और आपको प्रॉमिस देखना नहीं आता है, तो फिर आप कितना भी धन योग, जितना मैंने आपको बताया वो सब देखिए, आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई ये चीज होगी या नहीं होगी। तो यहां मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, प्रॉमिस कैसा देखेगा दीदी? बताती हूँ आपको प्रॉमिस कैसे देखते हैं। पूजा जी, इससे पहले कि आगे जाएं, फिर मन में जो प्रश्न है वो भूल जाते हैं हम लोग। अच्छा। थोड़ा सा टाइम देंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देंगे। आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है क्या? नहीं। नहीं। अच्छा, नहीं। ओके, ठीक है। तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे 10th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड को लिंक कर रहे हैं, संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये संबंध अगर ये आपस में ट्राइन में है तो भी क्या हम इसको संबंध मानेंगे बिल्कुल या मान नहीं? सकते हैं, मान सकते हैं, और बिल्कुल आप। और अगर और अगर मान लो इनके दोनों के 10th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, मान लीजिए 10th लॉर्ड एरीज में बैठा है और सेकंड लॉर्ड स्कॉर्पियो में बैठा है, तो दोनों मंगल की राशि में बैठे हैं, तो जी हाँ, दोनों का डिस्पोजिटर सेम हो गया, तो ये भी दोनों का संबंध मानेंगे। ये भी संबंध होता है जी। और दोनों का नक्षत्र लॉर्ड भी एक ही है, जी। जैसे मान लो राहु के 3 नक्षत्र हैं, जी। लेकिन ये दोनों राहु के अलग अलग नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र अलग अलग है बट नक्षत्र लॉर्ड सेम है, क्या जी इसको भी कुछ हद तक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जी। क्योंकि फिर वही बात है, हमारे पास कितने टूल्स हैं उतने ही टूल्स हैं, कोई अलग तो है नहीं। ठीक है। ओके। तो आपको कई बार किसी भी चार्ट में डायरेक्ट संबंध दिखाई दे जाएगा। ठीक जी। है, डायरेक्ट संबंध करेक्ट। दिखाई दे जाएगा, वो तो बहुत इजी रहेगा कि हाँ भाई हमने बिल्कुल। देख लिया और हमने हाँ। प्रिडिक्ट कर दिया। लेकिन क्या हाँ। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में इतनी आसान है? नहीं। इतनी आसान तो नहीं है कि आपको हर बार पका पकाया खाना मिल जाए और हम बिल्कुल। खा लें। ठीक है। तो बिल्कुल। बिल्कुल ये आसान नहीं है, इसीलिए मैंने जब आपसे बात शुरू करी थी तो यही कहा था कि हमारे पास यही टूल है और ये ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स इसी में है। जी। ठीक। तो जितनी हम डीप नॉलेज लेते जाते हैं उतना हमको समझ में आने लगता है कि अच्छा संबंध ऐसे भी बनेगा, संबंध वैसे भी बनेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी हम किसी योग को देखते हैं तो हम लग्न कुंडली से ही अक्सर लगा के देखते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक। चंद्र कुंडली से भी उन योगों को देखना है आप, चंद्र कुंडली से भी उन योगों को देखना है। क्योंकि अगर आप इतने मैच्योर नहीं है किसी भी चार्ट को देखने के लिए, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप नेटिव से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको हो सकता है लग्न कुंडली से वो कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहे हैं और चंद्र कुंडली को आपने छोड़ दिया, तो पता चला कि चंद्र कुंडली ही उसके चार्ट पे ज्यादा पावरफुल है, उससे बन रहे योग उस जातक की लाइफ में आपको दिखाई दे रहे हैं। जी। तो दूसरा मन में एक और सवाल आता है कि जी। जैसे 10th लॉर्ड हमने मान लिया D1 चार्ट में डेबिलिटेटेड है फॉर सम रीजन, बट वो नवांशा में एग्जॉल्टेड है, तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ऑफ द टू D1 और D9 में से अगर कोई प्लेनेट D1 में डेबिलिटेटेड है लेकिन नवांश में एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो इट इज ए बेटर पोजीशन, बिकॉज
D1 जो हमारे को जन्म के समय जो हमें मिला है वो बताता है, और नवांश में उसकी पोजीशन बताती है कि हमें जो मिला है और हमारे कर्म से हम क्या गेन करने वाले हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं। सो ये हम कैसे मानेंगे इसको? ये डी बिल्कुल। हाँ जी, आप अपनी बात D1 में फिनिश करें। डेबिलिटेटेड है, D9 में एक्सोल्टेड है। देखिए, अगर D1 में कोई भी ग्रह डेबिलिटेटेड है, लेकिन D9 में उसकी पोजीशन अच्छी हो गई, चाहे वो एग्जॉल्टेड हो जाए, चाहे वो अपनी राशि का हो जाए, ठीक है, या करेक्ट। डेबिलिटेटेड साइन में है लेकिन D9 में वो मित्र साइन में चला, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, करेक्ट। यानी कि D1 से उसकी पोजीशन क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। लग्न कुंडली क्या होती है? लग्न कुंडली को आप बॉडी समझ लीजिए, और नवमांश कुंडली क्या है? वो आपकी सोल है। ठीक, तो यानी कि आत्मा है, अंदर के जो पुर्जे हैं वो है। तो जो चीज आपको बाहर से खराब दिखाई दे रही थी, जो चीज आपको बाहर से खराब दिखाई दे रही थी, वो एक्चुअल में बाहर से उतनी खराब है नहीं, उसमें स्ट्रेंथ है, वो इम्प्रूव हुई है। और जब ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह डेबिलिटेटेड है और नवमांश कुंडली में उसकी पोजीशन अच्छी है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जीवन जो होगा वो फर्स्ट हाफ में अच्छा होगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है सेकेंड हाफ या थर्ड हाफ में, ऐसे तो हम जीवन को ऐसे हाफ मतलब बांट नहीं सकते भागों में, लेकिन आपके जीवन की शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन बाद में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। करेक्ट। नवमांश कुंडली में अगर अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर लग्न कुंडली बाद में, का जीवन अच्छा। यस, तो बाद का यानी कि स्ट्रगल करते करते, बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रगल जी। करते करते आप अपने प्रयासों को जारी रखते रखते आप आने वाले समय को सुधार सकते हैं। ये जी। पूरा चार्ट इंडिकेट करता है। इसी को अगर हम दशा के हिसाब से समझे, कि मान लीजिए उस ग्रह की दशा आ जाती, मैं आपको फर्दर भी बता देती हूँ, तो ये कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए कि कोई भी प्लैनेट है, वो लग्न कुंडली में एग्जॉल्टेड है, नवमांश कुंडली में नीच का है, तो इनिशियल दशा, स्टार्ट ऑफ दशा आपकी अच्छी जाएगी। लेकिन जिस दशा से आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, मान लीजिए वो योग कारक, लेकिन वो दशा आपके मन मुताबिक या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है। ठीक है, क्यों? ठीक। क्योंकि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे थे, एक्चुअल में वो मित्र नहीं है। जी। लेकिन अगर वो लग्न कुंडली में क्या है, उच्च का है, ठीक है, और नवमांश कुंडली में नीच का है, तो फिर ऐसे ही आप उल्टा समझ, बाद की जिंदगी में प्रॉब्लम। तो हाँ, तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देती उस प्लैनेट से। क्योंकि जब हम ग्रह की बात करते हैं, तो ग्रह क्या है? ग्रह सिर्फ ग्रह नहीं है, वो आपकी किसी ना किसी भाव का स्वामी भी। तो ये दोनों रोल प्ले करेगा, अपने ग्रह होने का और भावेश होने का। ये दोनों जी। की दोनों चीजें आप उसके जीवन में अलग अलग तरीके से। तो जब हम उसको ग्रह को D9 में देखेंगे, मान लीजिए वो एक मित्र की राशि में बैठा है और D1 में वो डेबिलिटेटेड है, जब हम D9 में उसकी पोजीशन देखेंगे तो D9 के लगन के हिसाब से उसको ये भी देखेंगे उस ग्रह के ऊपर कि D9 के प्लेनेट जहां जहां बैठे हुए हैं, कोई उसके ऊपर जो शुभ ग्रह हैं जैसे जुपिटर मान लीजिए या वीनस, इनकी दृष्टि है, जो D1 में डेबिलिटेटेड था लेकिन D9 में आके एक तो अच्छी राशि में आ गया या ठीक ठाक राशि में आ गया, प्लस उसकी आस्पेक्ट भी देखेंगे ना जो दूसरे ग्रहों की है D9 में आस्पेक्ट। बिल्कुल देखेंगे। एक, जी। बिल्कुल देखेंगे। आप D9 में, D10 में, D60 में, D24 में, D30 में, कहीं पे भी जाइए, आप सेम रूल एस्पेक्ट्स, वाला। जी सॉरी। ना, प्लीज। आप एस्पेक्ट सब जगह देखेंगे कि उस ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आया है या नहीं आया। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ग्रह दो तरीके से रोल प्ले करता है। एक वो ग्रह है, और एक वो क्या है, किसी हाउस का लॉर्ड है, यानी भावेश है। तो अगर शुभ ग्रह हो करके, मान लीजिए गुरु आप
गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर के वो आपको अच्छा इन्फ्लुएंस डाल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो षष्ठेश भी है। Correct. तो जब वो ग्रह के हिसाब से इन्फ्लुएंस डालेगा तो वो शुभता का डालेगा, लेकिन जब वो दशा के हिसाब से डालेगा तो वो अशुभता भी आएगी। तो षष्ठेश का भी रिजल्ट Yes. देगा। वो षष्ठेश होने का भी रिजल्ट आपको जरूर देगा।